प्रदीप जी, अब आपके पास आएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या असर देख रहे हैं? अगर ये शॉर्ट टर्म रहता है तो रियल एस्टेट मार्केट पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिनों के लिए मार्केट में डर या अनिश्चितता का एक माहौल बन जाता है। ये जो माहौल है वो बहुत जल्दी मैं कहूँगा न्यूट्रलाइज भी हो जाता है और शांत भी हो जाता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है और तो इससे मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को कहीं हद तक सतर्क होने की जरूरत है। प्रोजेक्ट्स में कहीं हद तक देरी भी हो सकती है और जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन एरियाज, वैसे जो संवेदनशील एरिया है, उन इलाकों में डिमांड कम हो सकती है और वहां पे दिक्कत, मतलब मेरे को वहां उन एरियाज में दिक्कत ज्यादा दिखती है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन एरियाज में चूंकि वहां की डिमांड काफी अच्छी होती है और वहां पर जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास ज्यादा है, तो वहां पर कैपिटा इनकम अच्छा होने के कारण वहां की अपनी डिमांड बनी रहती है। तो ओके। इस कारण से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन मुद्दा यही है कि वो कितनी देर तक चलता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट आएगा इस पे। जी प्रदीप जी, हमने बीते कुछ साल में प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन देखा। युद्ध की आहट ही अब एक निराशा से लेकर आती है। ऐसे में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड क्या प्रभावित होंगे? देखिए, ओवरऑल इस समय मार्केट के अंदर अगर हम करंट प्राइस की बात करें, तो वो डेवलपर्स जो मार्केट के रेट्स को ध्यान नहीं रखते हुए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैं एक या तो ये कहूँ कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट पे अपने लॉन्च कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वेंट्री रुक रही है, उनकी सेल फास्ट नहीं हो रही है। तो ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और कोई भी उसे लॉन्च कर रहा है, तो उसे हमेशा मार्केट स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के लॉन्च करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसको, उसकी सेल फास्ट होती है, बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और उसमें अच्छी खासी सेल्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सेल्स वो नहीं है जो एक दिन में बिक गया। सेल्स ओवर द टाइम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता रहता है और धीरे धीरे बिकता रहता है। एक्चुअल सेल वो है जो एक दिन में बिकता है, वो इन्वेस्टर्स लेते हैं। और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए, अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, अप्रिशिएशन नहीं आता, तो वो प्रोजेक्ट रुकने जैसी स्थिति हो जाती है। तो सेल्स में मैं बहुत ज्यादा अभी, चूंकि ये शॉर्ट टर्म दिख रहा है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म में इसका असर नहीं पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में जरूर इसका असर पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन एक बार जरूर क्रिएट होती है। इन्वेस्टर्स को कई बार लगता है कि मुझे लिक्विडिटी करनी चाहिए, कल को पता नहीं प्राइस कितने गिर जाए, तो वो कई बार डिस्ट्रेस सेलिंग भी करते हैं। लेकिन ये वही करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड यूजर कई बार बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हैं। वो प्रोडक्ट को चूंकि उन्होंने रहने के लिए लिया होता है और बिल्कुल। लॉन्ग टर्म विजन होता है, तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सिचुएशन, पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली। सिर्फ इन्वेस्टर्स के ऊपर आती है, वहां जरूर डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलती है। अच्छा प्रदीप जी, जो लोग घर खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करने के उनके प्लान्स थे, उनको इस सिचुएशन में फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, इस टाइम वेट एंड वॉच करना चाहिए जरूर। थोड़ा सा अगर वेट एंड वॉच करेंगे तो उन्हें ज्यादा बेटर डील्स मिल सकती हैं। इमीडिएटली बाय करने से थोड़ा सा रुके, अच्छी रेकी करें। ये सिचुएशन 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरफ जा रही है। और अगर लॉन्ग टर्म जाती है तो थोड़ा सा उनको प्राइस बेनिफिट मिलता दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में रह जाती है तो फिर प्रॉपर्टी बाइंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें डेंट आता हुआ मुझे प्राइस में नहीं दिख रहा है। और इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी एंड यूजर्स को खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास एक या दो प्रॉपर्टी है तो वो आपके रहने और सेविंग्स के हिसाब से आपके एक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है वो। लेकिन आम आदमी के बजट में प्रॉपर्टी रहे, उसके लिए एंड यूजर ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो रेट्स भी स्टेबल रहेंगे और आम आदमी को उनके बजट में घर भी मिल पाएगा। प्रदीप जी, रियल स्टेट में रेजिडेंशियल तो एक हिस्सा है जिसकी हमने बात की, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, रिटेल है, वेयर हाउसिंग है, जीसीसीज हैं, इन सब पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहले तो शेखर जी की बात जो लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग बनती रहेगी, आम आदमी को घर उसके बजट के हिसाब से मिलता रहेगा। एक तो ये इंडिकेशन मेरे को क्रेडाई से मिला।
हम्म। दूसरी चीज आपने बोला कि वेयर हाउसिंग के ऊपर, देखिए वेयर हाउसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर मैं इसीलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि एसेंशियल गुड्स जो हैं वो मतलब उसकी जरूरत तो हमेशा ही रहती है। लोग लग्जरी आइटम पे कहीं हद तक चीजें अपने एक्सपेंडिचर को रोक देते हैं, लेकिन अफोर्डेबल जो चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें लोगों को यूज करनी करनी है, उसकी जो चेन है वो कहीं हद तक वेयर हाउस से होकर निकलती है। तो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, इन दो एरियाज में मुझे कहीं पर भी ब्लॉकेज नजर नहीं आ रही है। हाँ, दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है, लेकिन इन सेक्टर में तो कम से कम जरूर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। दूसरा, रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल सेक्टर में इस टाइम ओवरऑल थोड़ा सा फर्क मैं देख पाता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन एप्स हैं इन्होंने डिलीवरी बहुत फास्ट कर दी है। ओके। तो रिटेल सेक्टर जरूर थोड़ा थोड़ा कहीं हद तक इम्पैक्टेड नजर आता है मेरे को, लेकिन बाकी सेक्टर्स में लॉजिस्टिक के थ्रू इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है।